नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, ये NCERT पर आधारित रहेगी, क्योंकि NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। क्योंकि NCERT एक ऐसा बेस है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का, जहाँ से कहीं इससे बुनियादी चीज़ें हैं से उभर के सम्मुख से आती हैं। जो भी क्वेश्चन पुट अप होता है वो NCERT से ही पूछा जाता है। आज का जो टॉपिक है हमारा NCERT 11th की पॉलिटिकल साइंस का ये दूसरा चैप्टर आपके समक्ष लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। इससे बहुत अधिक क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जितने भी व्यूअर्स इसे देख रहे हैं, जितने भी नए सब्सक्राइबर इसे देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें और इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में विदेशों के संविधान से लिए गए प्रस्तावना की यदि हम बात करेंगे, या इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में हम बात करेंगे कि जो भारतीय संविधान का जब वर्णन किया जा रहा था, जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से, या कहें ऐसे 60 देशों से ऐसे प्रावधान लिए गए हैं जो हमारे भारतीय संविधान को खूबसूरती नहीं, एक विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में इसे प्रस्तुत करता है। साथ ही अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें विदेशी संविधानों से या विदेशी देशों के जो संविधान है उनसे ऐसी चीज़ों को लेना पड़ा जो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा भारतीय संविधान है, उसमें इन चीज़ों को अमेंडमेंट करना पड़ा। दोस्तों, किसी भी देश के संचालन के लिए संविधान बहुत अधिक महत्वपूर्ण ये कहें भाग होता है। इसी से किसी भी देश की प्रगति और उसकी बुनियादी चीज़ें या इसी से बनती हैं, उभरती हैं। ये किसी देश के लिए मील का पत्थर साबित होता है। अब बात करते हैं कि जो हमने अन्य देशों से जो विदेशी स्रोत लिए हैं उससे क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, हम किसी भी देश से उन अच्छाइयों को ग्रहण किया जो हमारे समाज में उन अच्छाइयों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने ली, हम उसे कहते हैं भारतीय संविधान में विदेशी स्रोतों से लिए गए प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखिए दोस्तों, जो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना के अंतर्गत जो हमने स्रोत लिए गए हैं, उसमें पहला जो प्रावधान लिया गया है ब्रिटिश संविधान से ये प्रावधान लिया गया है। इसके अंतर्गत जो पहला जो बिंदु है, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है इसमें जानते हैं। इसमें कहा गया है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। देखिए, जब चुनाव में जिस प्रत्याशी को सर्वाधिक मत प्राप्त होंगे वही विजय घोषित होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटिश संविधान से लिया गया। इससे पूर्व इस प्रकार का कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो हमने ये चीज़ जो चुनाव को एक पारदर्शिता पूर्वक बनाता है, तो ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटिश संविधान से उठाकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसे जोड़ा, जो ये कहता है कि सर्वाधिक मत के आधार पर ही चुनाव का जीत और हार का फैसला इसके अंतर्गत होगा। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहा गया, सरकार का संसदीय स्वरूप कैसा होगा। हमारा जो सरकार का जब गठन होगा, जब चुनाव के पश्चात जो चुनावी दल जो लोग हैं या कहें जो पार्टी हैं, जब वो जीत के आएंगी, तो हमारा जो सरकार का जो संसदीय रूप कैसा होगा। देखिए, हमें आपको पता है ना, हमारे वो देश में जो पार्लियामेंट किस प्रकार से, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, ये राष्ट्रपति, इन तीन चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बनता है, संसदीय स्वरूप इसका प्रदान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण श्रृंखला हमने प्रारंभ की हुई है। अब हम तीसरे बिंदु की यदि हम बात करें, कानून के शासन पर विचार। देखिए, भारत में कानून व्यवस्था को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, उसको शासन के साथ उसका वैचारिक भाव, उसका वैचारिक रवैया, या कहें उसको किस प्रकार से संचालित करना है, ये सारा चीज़ इसके अंदर वर्णित किया गया है। अब हम यदि बात करें जो ब्रिटिश संविधान
के चौथे पॉइंट की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत विधायिका में अध्यक्ष का पद एवं उसकी भूमिका। देखिए, आपको पता है जब राज्य सरकार या कहें केंद्र सरकार का जब गठन होता है या लोकसभा या राज्यसभा के अंतर्गत, तो उसमें विधायिका के अंतर्गत एक अध्यक्ष का पद भी इसके अंतर्गत नॉमिनेट किया गया है और उसका क्या दायित्व होगी, उसकी क्या भूमिका रहेगी संविधान सभा के अंतर्गत या कहें या जो पार्लियामेंट के अंतर्गत, उसकी जो भूमिका को लेकर ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत वर्णित किया गया है। अब विधायक दल का या विधायिका का जो नेता होगा वही लोकसभा का, जिसे हम वर्तमान समय में कहते हैं जो अध्यक्ष है, उसके पद के बारे में से कहा गया है। ठीक है, पांचवा पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो पांचवा पॉइंट है कानून निर्माण की विधि। देखिए, अब जो हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश संविधान से लिए गए जो प्रावधानों के यदि हम बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत कि हमें कानून को विधित रूप में किस प्रकार से लागू करना है। जो हमारा भारत है, भारत के अंतर्गत कानून की जो परिपाठी जो गढ़ी जाएगी वो किस प्रकार से इसको गढ़ा जाएगा और इसका जो निर्माण किस रूप में किया जाएगा, सारा कुछ उल्लेख हमें जो मिलता है वो ब्रिटिश संविधान से जो लिया गया जो प्रावधान है कानून निर्माण की विधि। कानून को हम किस प्रकार से निर्मित करेंगे, उसके दायित्व क्या होंगे, उसको कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, उसका कार्य क्षेत्र कितना होगा, वो किन किन दायरों के अंदर रहते हुए कार्य करेगा, उसके दायित्वों का संपूर्ण रूप से बखान जो किया गया है ये ब्रिटिश संविधान से लिए गए जो प्रावधान है। पॉइंट 5 के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं आपसे, जो कानून निर्माण की गतिविधियों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है ये वाला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इतना आप लेके चलिए। देखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों की सूची किस देश से लिया गया है, ये पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकी संविधान से यह प्रावधान या कहीं ये स्रोत जो हमने लिए हैं ये अमेरिकी संविधान से हमने लिया है। देखिए, इसे अंदर स्पष्ट से कह रहा है कि अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधानों के बारे में बात करें, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा मौलिक अधिकारों की सूची। देखिए, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो सारी चीज़ें होती हैं जो हमें आज के समय में जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं संविधान के माध्यम से, वो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसे अमेंडमेंट किया है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या है, न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए, न्याय पुनर्विलोकन की न्याय को किस प्रकार से अमेंडमेंट किया जा सकता है कि उसकी शक्तियाँ क्या होंगी, क्या न्यायपालिका को किसी के अधीन किया जा सकता है या नहीं, इस पे ये प्रावधान है। और जो भारत में यदि देखोगे आप तो जो सरकार है, जो संसद है, उससे भी परे या कहें सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में हमने न्यायपालिका को रखा गया है। उसको हमने स्वतंत्र रखा है, किसी के बंदिशों में हमने न्यायपालिका को नहीं रखा है, जहाँ पर न्यायपालिका किसी भी विपक्ष को मद्देनजर न रखते हुए एक अपना स्वतंत्र फैसला व्यक्ति को सुनाए और यहाँ पर पारदर्शिता रखी गई है, इसलिए हमें न्यायपालिका को सर्वप्रथम ऊपर रखा गया है। ये हमारी संविधान की खूबसूरती है जहाँ पर हमने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया। अब इसके बाद निर्वाचक राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग का जो प्रावधान है दोस्तों, इसमें अमेंडमेंट है। तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग का जो प्रावधान लिया गया है ये भी हमारे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। अगर ये क्या होता है, निर्वाचित जो राष्ट्रपति होता है तो उस पे जो महाभियोग की जो प्रतिक्रिया है ये भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अब महाभियोग क्या होता है, जब राष्ट्रपति संविधान के दायरे से बाहर रह के या संविधान की चीज़ों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर ये महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, और उसे महाभियोग के माध्यम से उसे राष्ट्रपति के पद से भी वंचित किया जा सकता है, उसे खारिज किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत जो अमेरिका के जो संविधान से जो स्रोत जो हमने लिए हैं उसके अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जिक्र भी इसके अंदर किया जाता है और उच्चतम एवं
उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीशों को हटाने की ये विधि का भी निर्माण इस अमेरिका के संविधान से हमने लिया गया। देखिए, यदि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को भी अपने पद से बर्खास्त किया जा सकता है, या वो संविधान की चीज़ों का उल्लंघन करते हैं या अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो अमेरिका के संविधान में ये वर्णित किया गया है कि उस पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। यदि मैं बात कहूँ, उसे राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से उसे हटा सकता है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत वर्णित की गई हैं, उन चीज़ों का सार इसके अंतर्गत दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मुद्दों पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कई दफ़े क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रावधान लिया गया है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। साथ ही ये जो न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की जो विधि है, या कहें जो स्रोत जो हमने लिए हैं, वो भी अमेरिका के संविधान से लिए गए। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। या फिर आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि अमेरिका के संविधान से ऐसे किन किन तत्वों को लिया गया है, उनकी सूची दी होगी, आपको उनको बताना होगा। या कहें न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो वर्णन किया गया है, उन जो न्यायपालिका को जो स्वतंत्र रखने की बाद किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इसे कहा गया है, कौन से स्रोत से इसको लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकी संविधान से इसे लिया गया है। अब बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधानों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं तो जो आयरलैंड के संविधान से जो चीज़ें हमने ग्रहण की हैं, उसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करें कि राज्य के अंतर्गत उसके दायित्व, उसके कार्य, उन कार्यों का निर्वाह किस प्रकार से होगा, और उस राज्य की जो सीमाएं हैं, उसकी जो कार्य क्षेत्र होगा वो किस प्रकार से उसकी विविधता रहेगी, ये सारा कुछ हमने आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जिसके अंतर्गत हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो हम बारे में बात करते हैं, वो सारा चीज़ें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन बनता है, इसमें पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि आयरलैंड से ये लिए गए। अब देखते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। तो फ्रांस के संविधान से लिए गए प्रावधानों की यदि हम बात करें, जो फ्रांस से हमने क्या लिया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इससे पूर्व थोड़ा सा मैं आपको आयरलैंड की तरफ ले जाना चाहूँगा। उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, उस पर मैं बात चर्चा करना चाहूँगा आपसे। देखिए, आयरलैंड के जो संविधान से लिए गए प्रावधानों के अंतर्गत यदि मैं बात करूँ, नीति निर्देशक तत्व तो लिए गए हैं, ये जो सिद्धांत लिए गए हैं। साथ ही राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो किस मंडल के माध्यम से, उसकी जो विधि होगी, जो उसकी कार्यशैली होगी, या उसका निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, उनमें किन चीज़ों का महत्व होगा, वो सारी चीज़ें उसके एक मंडल विधान का निर्माण किया जाएगा, उसकी व्याख्या की जाएगी। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सहित क्या राज्यसभा के भी सदस्य राष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं, या उस पर वोटिंग कर सकते हैं, या जो राज्य की जो विधान पालिकाएं होती हैं उसके सदस्यों के द्वारा भी राष्ट्रपति को चुनने का यहाँ पर प्रावधान दिया गया है आयरलैंड के द्वारा। अब बात करेंगे दोस्तों, इसके अंतर्गत हम आपकी फ्रांस की जो मैं बात कर रहा था आपके, देखिए फ्रांस की मैं जो बात कर रहा हूँ, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो दिया गया है वो आपका फ्रांस से दिया गया है। क्वेश्चन बहुत दफ़े ये क्वेश्चन बनता है कि भैया स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व की जो भावना जो हमने लिया गया, जो सिद्धांत लिया गया, वो किस देश से लिया गया। इस पर से है कि भैया आपको ये याद होना चाहिए कि हमने फ्रांस से ये चीज़ ली हुई है, ये स्रोत हमने लिया है। देखिए, स्वतंत्रता, अपनी स्वतंत्रता, समानता, हमें किस प्रकार से समाज में एक समान रहना चाहिए, हमें बंधुत्व की भावनाएँ, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। मैं इन सभी जो टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ, चाहे स्वतंत्रता समानता की बात करूँ, बंधुत्व की बात करूँ, या राज्य नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करूँ, तो पॉइंट टू पॉइंट मैं
हर एक वीडियो आपके सम्मुख से लेके उपस्थित होऊंगा। पर्टिकुलर एक एक पॉइंट पे मैं लेके चलूँगा। मैं अभी आपको ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रांस के संविधान से जो हमारे विदेशी स्रोतों से हमारे जो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, इन चीज़ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। अब बात करते हैं कनाडा। अब हमने कनाडा से किन चीज़ों को लिया गया है, कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। जो हमने कनाडा के संविधान से जो चीज़ें ली गई, एक द्वितीय संसदात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संगठनात्मक व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, ये आपके कनाडा के संविधान से हमने ये चीज़ ग्रहण की हुई है। और इसी के साथ संगठनात्मकता की विशेषताएं और अविष्ट शक्तियों के पास, केंद्र के पास ये शक्तियाँ प्राप्त होंगी। इसी के अंतर्गत हम अगर देखेंगे तो राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान जो हमने लिया गया है वो कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। और संघ और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन होगा, संघ जो केंद्रीय शासित प्रदेश या कहें राज्य, संघ क्या होता है जो केंद्र में जो केंद्रीय सरकार होती है और राज्य के बीच किस प्रकार के समन्वय स्थापित होगा, इस पे ये चर्चा की जाती है। इसका जो कॉन्सेप्ट जो हमने लिया है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। जो आज संघ और राज्य के जो बीच जो शक्ति का विभाजन होता है किस प्रकार से किया जाता है, ये सारा हमने कनाडा के संविधान से लिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए प्रावधान के बारे में बात करता हूँ आपसे। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो चीज़ें हमने ग्रहण करी हैं, जो चीज़ हमें लगा कि ये चीज़ हमें ग्रहण करनी चाहिए, संविधान सभा ने या कहें भीमराव अंबेडकर जी ने इस चीज़ का तुलनात्मक अध्ययन किया, उसे सोच समझ के हमारे इस संविधान में उसको जगह दी, तो जिससे कि हमारे देश की वो परिपाठी को बदलने का कार्य किया और हमारे देश को एक सशक्त राष्ट्र बनाने में इन स्रोतों ने कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाई। अगर मैं बात करूं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के, तो इसमें संविधान संशोधन की जो प्रावधान जो लिए गए थे वो कहाँ से लिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका के। देखिए हमने समय समय पर यदि देखें जो हम आर्टिकल संशोधन करते हैं, संविधान में जो कुछ संशोधन करते हैं, तो ये जो संशोधन विधि या कहें संशोधन की जो प्रतिक्रिया होती है ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपने देखा होगा कि नहीं, 42वां संविधान संशोधन, 1992 का संशोधन या 1993 का संशोधन, जो ये सारी चीज़ें जो संशोधन होते हैं आर्टिकल के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत, ये इसी के आधार पर उसमें संशोधन किए जाते हैं संविधान के अंतर्गत, जो हमने दक्षिण अफ्रीका के से लिया गया है। और इसी के साथ यदि हम बात करें दोस्तों सोवियत संघ के माध्यम से, अगर हम सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया गया कि हमारे क्या मौलिक कर्तव्य होंगे, जो राष्ट्र का जो नागरिक होगा, व्यक्ति विशेष जो होगा, उसके अपने देश के प्रति और उसके स्वयं के क्या मौलिक कर्तव्य होंगे, उनके बारे में स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है, जो चीज़ें छूट गई हैं मैं आपको उसे बताने की कोशिश करूँगा और आप उसे अपनी कॉपी में लिखते हुए चलिएगा। यदि आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे रूस से हमने क्या चीज़ें ली हैं, रूस के संविधान से हमने क्या प्रावधानों को लिया गया है। अगर हम रूस की बात करें तो रूस के अंतर्गत हमने जो हम सोवियत संघ की बात करें, रूस ही उसे कहते हैं, मौलिक कर्तव्य हमने वहाँ से लिए हुए हैं। अब साथ ही जापान की बात करें, इसमें जापान छूट गया है। देखिए जापान के संविधान से हमने जो चीज़ ग्रहण की है वो विधि द्वारा स्थापित, देखिए विधि द्वारा स्थापित, हम कभी भी जो शब्द लेते हैं या कहते हैं विधि द्वारा स्थापित, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा भारतीय संविधान जो आचार संहिता है उससे संबंधित है। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा हमने लिया है, भारतीय संविधान पर सबसे प्रभाव और भारतीय संविधान अधिनियम 1935 का जिक्र इस के अंतर्गत किया गया है। जो जिक्र होगा आपका जापान के संविधान में, भारतीय संविधान पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो प्रभाव रहा है, किसका प्रभाव रहा है भारतीय संविधान में, अगर आप देखोगे, अगर आप पॉलिटिकल साइंस को पहले से पढ़ोगे तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये पढ़ा, हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही हुई है, ये लेके चलिए। अब यहाँ पर जो चीज़ छूट चुकी थी वो ये है, उसे नोट कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कौन से प्रावधानों को या ऐसे कौन से स्रोतों को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ग्रहण किया है, वो उसको देखिएगा। दोस्तों, हमने प्रस्तावना की जो भाषा है, जो हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा कैसी होगी, ये जो चीज़ हमने जो ग्रहण की है प्रस्तावना की भाषा, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इस चीज़ को उठाया है या उसको ग्रहण किया है। और समवर्ती सूची का जो प्रावधान जो है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ग्रहण किया है। साथ ही केंद्र और राज्य के जो केंद्र और राज्य के जो बीच संबंध होगा और तथा उसकी शक्तियों का जो विभाजन होगा वो किस प्रकार से होगा, उस पे भी यहाँ पर चर्चा की गई है कि भैया केंद्र और राज्य के मध्य किस प्रकार से मध्यस्थता रहेगी, उनके बीच किस प्रकार से कार्य योजनाएं रहेंगी, किस प्रकार से केंद्र की भूमिका रहेगी, किस प्रकार से राज्य की भूमिका रहेगी, ये सारा चीज़ इसके अंतर्गत वर्णित किया गया है। सारी चीज़ें इसके अंतर्गत उसको समझाई गई है। साथ ही संसदीय विशेषाधिकार, संसद के अंतर्गत जो विशेषाधिकार होते हैं, जो हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, वो चीज़ भी हमने विशेषाधिकार आपके संसदीय विकास या के विशेषाधिकार हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इन चीज़ों को ग्रहण किया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यही चीज़ें हमारे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यदि ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी इसे साझा करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।